नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। यह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा और मेरा ये प्रॉमिस है कि इस वीडियो में जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो इसमें पढ़ाए गए सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वैद्युत द्विध्रुव का, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो इसमें सिंपल सा काम करना है। देखिए, ये कहता है कि यदि समान परिणाम समान होना चाहिए और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कह रहा है समझ लेते हैं स्टेप वाइज। देखिए, जैसे कोई ये बिंदु ए है और इस ए बिंदु पर हमारा प्लस क्यू आवेश रखा है और इससे अति अल्प दूरी पर, यानी इनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, कोई बिंदु है जिस पर हमारा माइनस क्यू आवेश रखा है। तो अब समझिएगा, यदि समान परिणाम, अब परिणाम क्या है, अगर ये 5 कूलाम का है तो ये भी 5 कूलाम का ही होना चाहिए। यदि ये 4 कूलाम का है तो ये भी 4 कूलाम का ही होना चाहिए। यदि ये 7 कूलाम का है तो ये भी 7 कूलाम का ही होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। वह विपरीत प्रकृति यानी अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में होना चाहिए, यानी अगर ये प्लस 5 कूलाम का है तो ये माइनस 5 कूलाम का होना चाहिए। तो यदि समान परिणाम व विपरीत प्रकृति के दो आवेश, देखिए दो हैं, अति अल्प दूरी पर स्थित हो, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम हो, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। आगे चलते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, एक बार में याद कर लीजिए इस बात को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि दो आवेश होंगे, दोनों के परिणाम समान होंगे और प्रकृति विपरीत होगी। यानी अगर ये 5 का है तो ये भी 5 का होगा, ये 4 का है तो ये भी 4 का होगा, लेकिन प्रकृति विपरीत होगी, अर्थात अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो होगी अति अल्प होगी। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान से समझिएगा। अब समझना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बहुत ज़्यादा इजी है। ये कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, देखिए अभी हमने विद्युत द्विध्रुव का अध्ययन किया, तो कहता है किसी एक आवेश यानी दोनों में से कोई एक के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, अभी तक हमने इनके बीच की दूरी नहीं पढ़ी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इनके बीच की अल्पतम दूरी है उसे हम लेंगे 2l। फटाक से मन में क्वेश्चन आ गया कि 2l क्यों ले रहे हैं, सिर्फ l भी तो ले सकते थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं अगले टॉपिक में अभी आपको बताऊंगा। अभी के लिए माइंड पर 1% भी प्रेशर मत पड़ने दीजिए और आसानी से समझ लीजिए कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि P बराबर होगा वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान, यानी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो हम चलिए Q को ले लेते हैं। ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल, यानी गुणा कर दीजिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l। तो ये हो जाएगा P = 2ql और यही होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बात और, यह सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। जैसे ही सदिश बोला फिर दिमाग में प्रश्न आ गया कि अगर सदिश है तो दिशा भी बताइए। इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। फिर से कंफ्यूज नहीं होना, वैद्युत द्विध्रुव उसे कहते हैं जब दो विपरीत प्रकृति और समान परिणाम के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो वो हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसे कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश को ले लीजिए और उनके बीच की दूरी का गुणा कर दीजिए, यानी P बराबर हो जाएगा Q × 2l। तो यही आ जाएगा P बराबर 2ql। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका मात्रक भी देख लेते हैं। तो इसका मात्रक जो होगा, देखिए Q का मात्रक होता है क्या, कूलाम,
और यल यल यानी लंबाई, लंबाई का मीटर क्या होता है? मीटर, यानी कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। अब जो टॉपिक शुरू करने चल रहा हूँ वो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कह सकते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके चांसेस 100 में से 95% तक होते हैं कि ये प्रश्न बन जाए। इसके दो होते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो गणना करनी होती है इसमें दो होते हैं, एक अच्छी स्थिति पर होता है, एक निरक्षीय स्थिति पर होता है। जिसमें से पहली स्थिति यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अभी अभी जो हमारा प्रश्न था कि जो इनके बीच की दूरी हमने ली, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी हमने 2l ली थी। पहला प्रश्न तो इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना भैया। मान लेते हैं यहाँ पे इस द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंदु P दिया है और आपसे पूछे कि बताइए इस द्विध्रुव से इस बिंदु P की दूरी क्या है। तो आप इसकी दूरी कैसे बताएंगे? माइनस क्यू से बताएंगे या फिर प्लस क्यू से बताएंगे? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु मानते हैं। मान लिया कि इसका मध्य बिंदु O है। मध्य का मतलब जो आधे आधे में अलग कर दे, यानी अगर इसकी पूरी दूरी 2l है तो आधा करने पर ये दूरी l हो गई और ये भी दूरी l हो गई ना। और हम क्या करते हैं कि इसके मध्य बिंदु से ही किसी बिंदु की दूरी बताते हैं, ठीक है। एकदम इजी बात है कि ना तो हम माइनस क्यू से बता सकते हैं इसकी दूरी, ना ही प्लस क्यू से बता सकते हैं। सदैव दूरी बताने के लिए इसके मध्य बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो अगर यही दूरी हम 2l ना मान के केवल l मानते तो क्या होता जानते हैं आप? इस दूरी को हमें l/2 और इस दूरी को l/2 करना पड़ता और फिर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता। तो बड़े लोगों ने इसीलिए इस दूरी को 2l माना। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये अक्ष क्या होता है, यानी अच्छी स्थिति क्या होती है। जैसे कि हमारे पास इस तरह से एक विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी 2l। अब अगर इसके हम इस तरफ किसी भी दिशा में, यानी या तो दाहिनी ओर या तो बाईं ओर कोई बिंदु ले लें P करके, या तो इधर या तो इधर, तो ये बिंदु इसके अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। फिर से यानी या तो इधर बढ़ा दें या तो इधर, ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं बढ़ाना है, या तो दाईं ओर बढ़ा दें या तो बाईं ओर, तो ये चीज़ कहलाएगी अच्छी स्थिति। अब चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है एक विद्युत द्विध्रुव की। तो भाई ये रहा, मान लेते हैं बिंदु A है, इससे कुछ दूरी पर ये रहा बिंदु B, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश, और इनके बीच की दूरी 2l है, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक है। अब पहले इसका मध्य बिंदु मानते हैं। तो इसका मध्य बिंदु करने पर मान लिया इसका मध्य बिंदु है O, तो ये दूरी हो गई l और ये दूरी भी हो गई l। अब मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु O से ये P बिंदु की जो दूरी है ये r है। सिंपल है, ये दूरी क्या है? r है। फिर से आराम से सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे जिस पर एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी 2l होगी। हम मान लेंगे कि इनका मध्य बिंदु है O, तब AB यानी AO जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी l, और OB जो दूरी हो जाएगी वो भी हो जाएगी l, ठीक है। अब देखना, एक चीज़ और समझ लेना, इस वीडियो के लिए ज़रूरी है कि आपने हमारा वीडियो लेक्चर 4th और 5th ज़रूर देखा हो। 4th लेक्चर में हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो कल्पना की थी, यानी जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, वो हमारा विद्युत क्षेत्र आया था E = 1/4πε0 Q/r
आर स्क्वायर। आर दूरी होती है, पता है हमें। दूसरी बात, 5वें लेक्चर में जो हमने सीखी थी वो ये थी कि जो धन आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव उससे दूर होती हैं, यानी उससे दूर भागती हैं। जाके वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ अपने काम की चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ। और माइनस की तरफ होती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव माइनस की तरफ होती हैं। सिंपल है, ठीक है। इतनी चीज़ हमें यूज करनी है यहाँ पे। अब देखिए अपने लेक्चर पर चलते हैं। अब हमारे टॉपिक में हम क्या यूज करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ की जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस तरफ होगी। तो देखिए ये प्लस आवेश है, तो जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरफ होंगी, इसकी विपरीत दिशा में। यानी E प्लस Q का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा। सदैव प्लस से दूर होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। और दूसरी बात, जो माइनस Q के कारण होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव माइनस की ओर होती हैं। तो ये बात जान ली, इजी है, आसान है ना। अब देखना, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। यानी प्लस आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले होगा E इज इक्वल, क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ तो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर क्या होता है Q। फिर उसके बाद अब देखना, समझने वाली बात क्या है। अब हमें A से P तक की दूरी चाहिए, यानी AP, और हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये देखो ना, यही होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और R स्क्वायर। तो R दूरी होती है। तो भाई Q से P तक की दूरी, यानी A से P तक की दूरी चाहिए। अब ये तो लिख लिया। आगे ये किसके कारण है, प्लस Q आवेश के कारण है, ठीक है। अब देखना E प्लस Q इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q तो अपनी जगह है, ठीक है। अब हमें A से लेकर P तक की दूरी चाहिए, तो कैसे पता करेंगे, देखना ध्यान से समझना। O से P तक की दूरी कितनी है, R। हमें चाहिए कहाँ तक की, A तक की। तो O से A तक की दूरी कितनी है, L। O से P तक की दूरी कितनी है, R। फिर से A से O तक की दूरी L, O से P तक की दूरी R। तो अगर हम इस R में इस L को जोड़ दें तो हमें कहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, A से P तक की। फिर से R में L को जोड़ दें तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की। यानी हम कह सकते हैं कि जो दूरी होगी वो होगी R प्लस L, और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समीकरण एक बना लेते हैं, चाहे बनाइए चाहे मत बनाइए, ये प्लस Q के कारण, ठीक है। अभी दूसरा आवेश भी है हमारे पास, तो अब माइनस Q के कारण भी ज्ञात कर लेते हैं। अब माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब देखना क्या हो जाएगा। सबसे पहले माइनस Q आवेश के कारण है, तो हम लिखेंगे E माइनस Q इज इक्वल, भाई हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो वैसा ही रहेगा। फिर हो जाएगा Q, फिर अपान में। अब देखो, अब हमें कहाँ से कहाँ तक की दूरी चाहिए, अब हमें चाहिए B से P तक की दूरी। क्यों भाई, माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर पढ़ना है, तो B से P तक की ही दूरी तो ज्ञात करनी है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं BP का स्क्वायर। BP मतलब ब्लड प्रेशर मत समझ लीजिएगा। अब देखना आगे क्या हो जाएगा, ये E है माइनस Q, अब जादू होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया Q अपान। अब देखो भैया, हमें O से
P तक की दूरी पता है कि ये दूरी है R। हमें O से B तक की दूरी पता है कि ये दूरी है L। फिर से हमें O से P तक की दूरी पता है R और O से B तक की दूरी पता है L। लेकिन हमें चाहिए कौन सी दूरी? हमें चाहिए B से P तक की दूरी, यानी इतनी दूरी, ये वाली। तो हम क्या करें, ये R है ज़्यादा है, L है कम है, तो R में से अगर L को घटा दें तो हमें BP मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। फिर से कि भाई ये तो OB L है और OP R है, तो अगर हम इस L दूरी को R में से घटा दें तो सिर्फ इतनी ही दूरी तो बचेगी, ये वाली। और यही तो हमें चाहिए, क्योंकि घटाने का मतलब ये तो ख़त्म हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि R, क्योंकि R ज़्यादा है, माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम चूँकि प्लस Q के कारण भी ज्ञात कर चुके हैं, माइनस Q के कारण भी ज्ञात कर चुके हैं, तो अब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे एक क्षेत्र इधर भाग रहा है, दूसरा क्षेत्र इधर भाग रहा है, तो हम घटा देते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का, यानी E प्लस Q और E माइनस Q का परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दोनों में से, यानी E माइनस Q में से या तो E प्लस Q को घटा देंगे या फिर E प्लस Q में से E माइनस Q को घटा देंगे। अब वो डिपेंड करता है, इसको भी समझते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए प्रश्न उठता है कि E प्लस Q से E माइनस Q को घटाएं कि E माइनस Q से E प्लस Q को घटाएं। तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये रफ कार्य है। अब देखिए यहाँ पर भी 1/4πε0, यहाँ पर भी 1/4πε0, यहाँ पर Q अपान Q, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी Q है अंश में, यहाँ पे भी Q है अंश में। हर की बात करें तो इसके हर में R प्लस L है, इसके हर में R माइनस L है, यानी R प्लस L, R में कुछ जुड़ रहा है यानी ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे R में से कुछ घट रहा है यानी R में से कुछ कम हो रहा है। एक बात याद रखना, जिसका हर छोटा होता है उसका मान ज़्यादा होता है। जैसे एक संख्या हम लिख लें 10/2, दूसरी संख्या हम लिख लें 10/5। ठीक, देखिए 10/2 से जब भाग करेंगे तो हमें मान मिलेगा 5, और 10/5 में जब भाग करेंगे तो आएगा 2। यानी जिसका हर बड़ा है उसका मान तो कम आ गया, और जिसका हर छोटा है उसका मान तो ज़्यादा आ गया। अब भाई बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटाओगे कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या घटाओगे? जाहिर सी बात है, छोटी वाली संख्या से ना घटाकर बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाई जाता है। तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा है क्योंकि इसका हर छोटा है, और ये वाला कम है, इसलिए हम घटाएंगे किसको? E बराबर करके E माइनस Q से घटा देंगे E प्लस Q को। पहला तरीका, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, एक तरीका और समझ लेते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे अभी आप YouTube से पढ़ रहे हैं, अगर देखिए आपको लग रहा होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हर एक बेसिक को, क्योंकि बच्चे बेसिक में ही गलती करते हैं, और मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको हर एक चीज़ बहुत बारीकी से समझ में आ जाए। कभी भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए आप समझिएगा मेरी बात। माइनस Q इस P बिंदु के नज़दीक है, प्लस Q इस P बिंदु से दूर है, तो जो पास होता है वो ज़्यादा बल लगाएगा या जो दूर है वो ज़्यादा बल लगाएगा। जैसे अभी आप YouTube से पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपसे कहूँ कि भाई ये जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे वीडियो ख़त्म हो आप तुरंत इसका एक बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक जैसे ही वीडियो ख़त्म हो, जैसे आपके पापा कहें कि भैया जाओ बाज़ार से थोड़ा सामान लेते आओ, तो पहले आप इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करेंगे कि पहले आप बाज़ार जाएंगे? पहले आप बाज़ार जाएंगे, क्योंकि पापा नज़दीक हैं, मैं दूर हूँ। जो पास है उसका बल ज़्यादा लगता है और जो दूर है उसका बल कम लगता है। यानी ये B इस पर ज़्यादा बल लगाएगा, और जो ज़्यादा होगा यानी E माइनस Q वो घट जाएगा किससे? E प्लस Q से। तो दो तरह से समझ में आ गया, किसी भी तरह से भूल मत जाना, बस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर करके क्या घटाएंगे? E माइनस Q से हम घटा देंगे E प्लस Q को। अब E माइनस Q का मान हमारा कितना आया भाई? E माइनस Q का हमारा मान आया है 1/4πε0 Q अपान
आर माइनस यल का होल स्क्वायर। उसके बाद घटाएंगे, इसका मान आया 1/4πε0 प्लस वाले का Q/r प्लस यल का होल स्क्वायर। अब देखना ये हो गया E बराबर, इसके पास भी 1/4πε0, इसके पास भी 1/4πε0, इसके पास भी Q, इसके पास भी Q, तो कॉमन ले लेते हैं Q/4πε0। अब बचेगा क्या ब्रैकेट में, ये बचेगा, चलिए इसको बड़े ब्रैकेट में करते हैं, ये बचेगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए, अब ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसे हम हल कर लें। E बराबर ये Q/4πε0। देखिए अब हम इसका लासा लेते हैं, लासा लेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r माइनस यल का होल स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर वही आता है जो इसके पास है, ये इससे इसमें भाग देंगे तो r माइनस यल का होल स्क्वायर, r माइनस यल के होल स्क्वायर को काट देगा, हमारे पास बचेगा r प्लस यल का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये प्लस वाले को काटेगा, हमारे पास बचेगा r प्लस ये प्लस वाला काटेगा तो ये हो जाएगा r माइनस यल का होल स्क्वायर। अब मान रखते हैं, ये हो जाएगा E इज इक्वल Q/4πε0 ब्रैकेट में, यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, यहाँ पे सूत्र लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और एक लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो आइए लगाते हैं। देखो इसके लिए r स्क्वायर यानी यल a स्क्वायर ये हो गया प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्या होगा r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl, ये तो ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखना नीचे, एक ब्रैकेट में r माइनस यल, दूसरे ब्रैकेट में r प्लस यल, ये कहाँ पे होता है, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। अब देखना यहाँ पे a है, यहाँ पे r है, यहाँ पे b है, यहाँ पे यल है, यानी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हम एक लिख सकते हैं कि यानी a के स्थान पे क्या है r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, b के स्थान पे क्या है यल, तो ये हो जाएगा माइनस यल स्क्वायर। अब यहाँ पर तो इनका स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसको कह देंगे कि ये दोनों का स्क्वायर। आई थिंक ये सिंपल बात है। इधर ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, प्लेस कम है इसलिए मैंने बंद नहीं किया। आगे चल, अब हम लिखेंगे E इज इक्वल Q/4πε0, ब्रैकेट में था हमारे पास r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl। अब ये माइनस हटाएंगे, माइनस अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में था तो ये हो गया r स्क्वायर, ये प्लस में था ये माइनस यल स्क्वायर, ये प्लस में था तो ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा 2rl, और हमारे पास नीचे बचेगा r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसिल, यल स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या E इज इक्वल ये 2rl यानी 4rl अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आ गया। यहाँ पे है हमारे पास क्या Q/4πε0। अब एक बात याद रखनी है, यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं कि यदि r इज ग्रेटर देन, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यानी यदि r का मान यल से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। इसमें समझेंगे कि अगर इस r का मान इस यल से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, देखिए एक तो यल पहले से ही छोटा है, अति अल्प दूरी, और उसके बाद अति अल्प दूरी का भी आधा किया गया है, और ये r इससे बहुत बड़ा है। अब हम कहते हैं कि r बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए इस यल से, यानी r का मान, यानी हाथी के सामने चींटी का मान हो जाए। तो हाथी के सामने चींटी
तो भाई 0 हो गई, यानी यल का मान नगण्य हो जाएगा। ठीक है, यानी यल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा इस आर के आगे, क्योंकि आर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस यल को हटा सकते हैं। एक बात और नोट कर लेना, ये नोट में लिख लेना, ये नोट अपने मन में लिखना, बोर्ड की कॉपी में आ जाए तो मत छाप दीजिएगा इसे, और ना ही अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि गुणा या भाग में नगण्य नहीं करते। देखिए यल इसमें गुणा में है और यहाँ पे घटाना में है। गुणा या भाग में नगण्य नहीं करते, केवल घटाना व अन्य में नगण्य करते हैं। यानी गुणा में होगा तो कभी भी नगण्य मत कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब r इज ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा बड़ा है यल से, तब यल बराबर हम 0 मान लेंगे, अर्थात नगण्य मान लेंगे। आप नगण्य केवल नगण्य ही लिख सकते हैं या 0 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। इधर ये हो गया 4RL अपान, ये यल तो ख़त्म हो गया, अब हमारे पास बचा केवल R, तो R का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। अब हमारे पास E बराबर आएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 4RL अपान R टू द पावर 4। यहाँ पे एक पावर यानी R इस R को काट देगा, यानी एक R कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे बचेगा केवल 3R। समझ सकते हैं इस बात को। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 4L अपान R टू द पावर 3। इतना समझ में आया। अब देखना एक मैजिक यूज करने वाले हैं यहाँ पे। अब इसी को तोड़ मड़ोड़ के लिए देखो भैया, ये हो गया E बराबर, ये 1 अपान 4 पाई अलग कर लेते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 अलग कर लिया। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, और इंटू यल, और इस Q को चूँकि गुणा है तो हम कह सकते हैं Q, और ये हो जाएगा अपान R टू द पावर 3। अब चूँकि हमने अभी अभी विद्युत द्विध्रुव का अध्ययन किया जो कि P बराबर होता है 2QL, तो भाई देखिए इसमें 2 भी है, इसमें Q भी है, इसमें L भी है, तो हम इस 2LQ यानी 2QL के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, P। तो हम कह सकते हैं कि E बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2, यहाँ पे हो जाएगा P अपान R क्यूब, और यही जो विद्युत क्षेत्र निकल कर आएगा यही अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र होगा। इस तरह से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन को हटाना चाहते हैं तो एक चीज़ और मैंने आपको पढ़ा रखी है कि K का मान होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो जहाँ पे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 है वहाँ पे आप लिख सकते हैं K, तो ये E बराबर हो जाएगा K, ये हो जाएगा इसको 2, इसको P, और अपान में हो जाएगा R क्यूब। ठीक है, यानी 2 को हमने पहले लिख दिया, उसके बाद KP कर दिया। यानी K क्या है, K वास्तव में 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के स्थान पे रखा गया मान है। यानी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 किसका मान होता है, K का। और इस तरह से जो हम इतनी देर से परेशान थे वो आ चुका है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना है, और एक काम मेरा करना है, आपको इसकी एक बार पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर लेनी है, यानी एक बार इस पर प्रयास कर लेना है। और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना है। एक बात और, आपकी मैथ और इंग्लिश भी चल रही है तो प्लेलिस्ट में जाके उन सभी का भी अध्ययन कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, सारे के सारे वीडियो दमदार होंगे। नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।